हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हमसफर जगजोत सर यहां आप लोगों के सामने लेके आया हूं लेक्चर नंबर 3 यकीन 5.0 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे नहीं कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यूएशन में रखेंगे। सो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें, डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहे। लास्ट चैप्टर जो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। हमने एक सर्कुलर लूप से, सर्कुलर आर्क से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कैसे हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है ना, एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ाया था। कैसे हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एक सॉलिड और एक होलो वायर। होलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बट सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। फर्क है ना दोनों में। याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम वायर की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था या तो हम होलो वायर ले सकते हैं। तो होलो वायर के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे, होलो वायर में होलो सिलेंड्रिकल, ऑब्वियसली जो इसकी शेप है वो कैसी ली जा रही है, सिलेंड्रिकल शेप ली जा रही है। तो ऐसी सिलेंड्रिकल शेप्ड वायर की अगर हम बात करें, उसको होलो ले ले, अंदर से खोखला ले लेते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर हम वायर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से ये वायर है, इन्फिनिट लेंथ की वायर है ना, इन्फिनिट लेंथ है, लेंथ आपकी इन्फिनिटी जा रही है। इसके अंदर एक्सिस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, इसकी एक्सिस के पास से अगर हम किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे थे कहीं भी, मतलब इसके अंदर अगर हम r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, तो यहाँ पे b इनसाइड क्या था, 0 था, है ना। और आउटसाइड अगर हम ध्यान से देखेंगे, आउटसाइड हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था वो डिक्रीज कर रहा था। वो किसके इक्वल था, वो हमारा म्यू नॉट, जो भी इससे टोटल करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट अस से I, और डिवाइडेड बाय 2 पाई r, यानी कि अगर डिस्टेंस हमने आउटसाइड r लिया है तो ये था। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड थी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, ये हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था सॉलिड के लिए भी, यानी कि अगर मेरी वायर किस शेप की हो, सिलेंड्रिकल शेप की हो, बट ये कैसी हो, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, तो इसके अंदर यूनिफॉर्मली करंट जाएगा, यानी कि इसके अंदर तक करंट जाएगा। फिर ऐसी वायर के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी इस तरीके से। मान लो हमारी ये सॉलिड वायर है, इसको पूरा सॉलिड कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से इसको पूरा सॉलिड शेप में दिखा देते हैं, यानी कि ये सॉलिड सिलेंडर हमने कंसीडर किया है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसी कुछ सिलेंड्रिकल शेप की ये वायर है और इसकी एक्सिस से फिर हम लोगों ने डिस्टेंस देखा था r, और फिर हमने देखा था इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं थी। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ किसी r डिस्टेंस पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड थी वो थी म्यू नॉट I इंटू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय 2 पाई, और जो भी इसका रेडियस है, मान लेते हैं इसका रेडियस हमारा a है, 2 पाई a स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा था। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल थी r के, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी है जैसे उसमें थी, ठीक है ना। आउटसाइड अगर हम देखें किसी r डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो बी आउटसाइड में कोई दिक्कत नहीं है, बी आउटसाइड मेरा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r ही था, है ना, 2 पाई r ही था। यानी कि यहाँ पे b प्रोपोर्शनल टू r है और यहाँ पे b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। आउटसाइड तो फर्क ही नहीं पड़ता, इनसाइड वाला फॉर्मूला बदल जाता था, ठीक है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था वायर के बारे में। एम्पेयर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है ये, याद है। एम्पेयर सर्किटल लॉ मैंने अच्छे से लिखवाया था, शब्दों में बयां किया था उसको, अच्छे से उसके बारे में भी बताया था। यहाँ पे हमें क्लोज्ड एम्पीरियन लूप चाहिए होता है जिसके थ्रू हमारा कोई कंडक्टिंग वायर जा रही है, लूप को कोई डायरेक्शन दो, कुछ करंट्स पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। मैग्नेटिक फील्ड सभी कंडक्टर्स की वजह से होती थी, सभी मटेरियल की वजह से होती थी, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग देख रहे हैं सभी कंडक्टर्स की वजह से देख रहे हैं लूप पे, पर जो म्यू नॉट I में I होता था वो इनसाइड द लूप होता था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सब डिस्कस किया था, बायोट-सैवर्ट लॉ में भी डिस्कस किया था, यानी कि वहां पे बायोट-सैवर्ट लॉ हमने देखा था B डॉट DL म्यू नॉट I, यही लॉ था ना बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है ना, यही लॉ था ना। इसमें I हमारा इनसाइड वायर होता था, इनसाइड लूप होता था, सॉरी, लूप के अंदर जो भी करंट होगा ये वो वाला करंट होता था, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को याद होगा, इसको आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड इससे निकाली है, फाइनाइट वायर की क्यों नहीं निकाल सकते।
फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड इससे इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें फाइनाइट वायर में हमारे पास सिमेट्री नहीं होती। एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें कोई वायर फाइनाइट है, मान लो सेमी इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट है, इस तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां जा रहा है, तो करंट जा कहां रहा है? करंट यहां इकट्ठा हो रहा है, यानी कि यहाँ चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि r डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि करंट यहाँ जाके कहाँ जा रहा है हम बता नहीं पा रहे। अगर यहाँ करंट इकट्ठा हो रहा है मतलब चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। आप याद रखना चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड कॉज करता है, इसलिए हम लोग फाइनाइट वायर के बारे में नहीं बता सकते। इन शॉर्ट अगर आपके दिमाग में आए कि सर फाइनाइट वायर का क्यों नहीं निकाल सकते, उसमें ऐसे एम्पीरियन लूप लगा के क्यों नहीं निकाल सकते, उसमें भी तो आई करंट आ रहा है, उसमें यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा क्योंकि करंट यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होने लग जाएगा। अगर करंट इकट्ठा आ रहा हो रहा है यहाँ पे तो चार्ज डिपॉजिट होगा, या तो आप यहाँ बोलो चार्ज डिपॉजिट होगा या फिर यहाँ पे बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, यानी कि यहाँ से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो मैग्नेटिक फील्ड दे सकती है। ये बात आप याद रखना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे जो आपका चार्ज है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है उसकी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर चार्ज बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये ईएम वेव्स में डिस्कस किया जाएगा बाद में, बट आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। और क्योंकि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, इसका भी हमें फॉर्मूला नहीं पता है, इसलिए यहाँ एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ जो हमने लगाया वो इनकम्प्लीट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट याद रखना अगर आप एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ से यहाँ निकालना चाहते हैं तो हमें एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ को और चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा जो ईएम वेव्स में हम पढ़ते हैं। यानी कि अभी के लिए हम ये याद रख सकते हैं जो हम लोगों ने म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर लिखा है वो इनफाइनाइट वायर के लिए है, जहां हमें पता है करंट इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है। यहाँ पे दिक्कत है, अगर यहाँ से करंट शुरू हो रहा है यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का मतलब यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। यानी कि वी कैन नॉट यूज सिंपली एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ फॉर, हम यहाँ पे एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ नहीं यूज कर सकते फॉर फाइनाइट वायर। ठीक है ना, फाइनाइट वायर के लिए नहीं लगा सकते, याद रखना। इनफाइनाइट के लिए लग जाएगा, फाइनाइट के लिए नहीं लगेगा। ठीक है ना, सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा समझाता आता हूं, यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और टोरॉइड, ये भी एप्लीकेशन है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको हम फाइनाइट वायर की हेल्प से कर सकते हैं स्क्वायर लूप को। ये वाला एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ की ही एप्लीकेशन है, सेकंड पॉइंट। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोगों ने देखा था, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये चैप्टर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखते हैं, दूसरी कैटेगरी में हम फोर्स निकालना सीखते हैं। पहली कैटेगरी में हम फील्ड निकालना सीखते हैं, बताया था ना, और दूसरी कैटेगरी में हम क्या करेंगे, फोर्स देखेंगे चार्ज पार्टिकल पे। तो यहां से ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना, इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहली बात, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन आप भूल भी जाओ चलेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, वैसे डेरिवेशन भी कोई खास मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लूप ले लिया मान लो, और स्क्वायर लूप की कुछ एज लेंथ यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ये स्क्वायर लूप है और इसकी एज लेंथ मैंने कंसीडर कर ली a। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स इसकी a हो जाएंगी बाय सिमेट्री, सारी साइड्स a हो जाएंगी। कहाँ फील्ड निकालनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। करंट देखना बड़े ध्यान से मैं कैसे चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हम करंट चूज कर रहे हैं वो ऐसे चूज कर रहे हैं कि मान लो इस तरीके से करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जैसे सर्कुलर लूप में होता था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉक जा रहा है तो अलग होगा, क्लॉक जा रहा है तो अलग होगा। ये एंटी क्लॉक नहीं है, वैसे ये क्लॉक है। ठीक है, मैं स्क्रीन पे देख रहा था तो मुझे उल्टा दिख रहा था, बट यहाँ से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, ये कैसा करंट है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज करंट आप लोगों को नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक नहीं है। अगर आप सोच रहे होगे सर ने एंटी क्लॉक बोल दिया, घबराओ नहीं, क्लॉक ही है। ये कैसा करंट है आपका, क्लॉकवाइज करंट है।
अगर आपको क्लॉकवाइज करंट सर्कुलर लूप में दिखता था, याद करो, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी होती थी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज? दोबारा से देख लो, याद करो, मैंने सिखाया था। ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपके फ्रंट पे साउथ होगा और बैक साइड नॉर्थ, फ्रंट पे साउथ बैक साइड नॉर्थ, है ना। क्लॉकवाइज का मतलब है साउथ और नॉर्थ, तो फील्ड जाती थी इनटू द पेज, याद है। आप ऐसे कर्ल्स और फिंगर से भी देख सकते थे। यहां पे भी सेम चीज है। यहां पे अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि यहां पे आप इसको छोटी छोटी लाइंस को देख लो, फाइनाइट वायर्स को देख लो। मान लो आप इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q, इसको बोल दो R और इसको बोल दो S। आप एक एक सेगमेंट से भी बता सकते हो। सबसे पहले आप PQ के हिसाब से देखो, तो पाम रूल आपको बताता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, लेटर से हम इस पॉइंट O पे देख रहे हैं, तो ये हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड अगर हम O पे देखेंगे इस वायर की वजह से इनटू द पेज होगी। ऐसे ही आप QR की वजह से देखोगे, अगर आप ऐसे करोगे तो इनटू द पेज होगी, और ऐसे ही अगर आप यहां से देखोगे तो भी इनटू द पेज होगी, देख सकते हो, और यहां से देखोगे तो भी इनटू द पेज होगी। प्लस जो PQ से कंट्रीब्यूशन आएगा वही QR से आएगा, वही RS से आएगा, वही SP से आएगा। क्या ये बात क्लियर है? सभी से कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। अरे सिमेट्री है भाई, जितना डिस्टेंस PQ से होगा उतना ही QR से होगा, उतना ही RS से होगा O का, और उतना ही SP से होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा डिस्टेंस है कितना, बता दोगे आप लोग मुझे? बता सकते हो कितना डिस्टेंस होगा? सर जी अगर ये साइड A है तो ये सेंटर से डिस्टेंस क्या A/2 नहीं होगा? सोचो, यही होगा ना? होगा। अरे यही होगा। यही सोच रहे थे आप लोग? बिल्कुल सही सोच रहे थे। अगर ऐसा सोच रहे थे, अरे भाई ये डिस्टेंस A/2 ही तो होगा, यानी कि जो मेरा R है वो A/2 हो गया। अरे फाइनाइट वायर वाले फॉर्मूले में जो आप R डालोगे वो A/2 होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं। मान लो मैं सिर्फ अभी किस वायर की वजह से निकाल रहा हूं, PQ की वजह से। PQ को देखो ध्यान से, वायर PQ को देखो ध्यान से, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। अब आप सोचो ये डिस्टेंस A/2 है तो ये भी तो आधा ही है ना। टोटल लेंथ A है तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी तो A/2 होगी ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो A/2 होगा, आधा, है ना। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी A/2 ही होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे आपको पता है ये A/2, ये A/2, एक तरीके से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये एंगल 90 हुआ, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री बनेगा। मतलब θ1 आपका 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे हो गया ना। और ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक θ2 भी आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज। यानी कि θ1 θ2 दोनों ही एंगल आपके 45 डिग्रीज हो जाएंगे, ये वाला भी ये वाला भी। यानी कि इस फाइनाइट वायर जिसकी लेंथ है A, उसका यहां से डिस्टेंस है A/2। कितना डिस्टेंस है इससे? A/2। θ1 θ2 45 डिग्री। क्यों ना मैं PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं। मतलब यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ। PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल देते हैं B0। कितना आ जाएगा यहां से? μ0 इंटू करंट, है ना। मान लिया मैंने करंट मेरा I है, तो μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। यही तो फॉर्मूला था ना, फाइनाइट वाले का फॉर्मूला भैया, पूरा लिख के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपको। μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, और डिस्टेंस कितना है जी? A/2 है ना। साइन θ1 प्लस साइन θ2 कर दो जरा। साइन θ1 मतलब साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, यही आ जाएगा। साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री जानते हैं ना, 1/√2 होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो जल्दी से, देखो फटाफट, यहाँ से कितना आ जाएगा, μ0 I, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा 2 पाई A, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2। कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/√2 आ जाएगा ये। ओके, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। पर ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से है? PQ की वजह से। जो मैंने B0 मैग्नेटिक फील्ड बोली है PQ की वजह से। इतनी ही फील्ड QR की वजह से होगी, इतनी ही फील्ड RS की वजह से होगी, इतनी ही फील्ड SP की वजह से होगी O पे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कैसी फील्ड होगी? यहाँ इनटू द पेज होगी, इसकी वजह से भी इनटू द पेज, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, इसकी वजह से भी। तो अगर मैं टोटल फील्ड की बात करूं तो आप बोल सकते हो, अगर हम टोटल फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम टोटल देखें तो ये 4 गुना नहीं हो गई, 4 टाइम्स B0 नहीं हो गई, सीधी सी बात है। यानी कि मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 इंटू μ0 I इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 पाई A और √2। तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया,
और 4 को √2 से डिवाइड करोगे 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 2√2, या फिर आप 2 को 4 से डिवाइड करो 2 आ गया, √2 को 2 से करो √2 आ गया। तो आप देख सकते हो ऊपर 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय पाई ए। अब आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वाला ना जो वैल्यू है अपने को याद रहे, ये वाली वैल्यू ना अपने को याद रहेगी ना, तो इतना डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। यानी कि हमें स्क्वायर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये याद हो तो अच्छा है, 2√2 म्यू नॉट I बाय पाई ए, 2√2 म्यू नॉट I बाय पाई ए। क्या आप इसको याद रख सकते हो? एकदम याद रहेगा आपके दिमाग में, एकदम फिट हो जाएगा, ये याद रहेगा ना। अच्छी चीज है अगर ये याद रहे। तो ये सेंटर पे होती है, ठीक है ना, यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप की वजह से इतनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द स्क्वायर लूप whose one arm BC produces magnetic field B at the center of the coil. The resultant magnetic field due to all the arms. देखो कितना सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। यहाँ पे एक बैटरी नजर आ रही है इस तरीके से, है ना। कैसा करंट दे रही है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? कैसा करंट दे रही है ये? एंटी क्लॉक करंट दे रही है। इसके साथ आप मुझे ये भी बता सकते हो, क्या यहाँ से BC का कंट्रीब्यूशन वही होगा, हर साइड का कंट्रीब्यूशन यहाँ सेंटर पे सेम होगा? अब इसने क्वेश्चन में पता है क्या बोल दिया है, इसने बोला है देयर इज अ लूप, यहाँ पे लूप में एक आर्म हमें दी गई है BC, तो BC से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है B एट द सेंटर। यानी कि BC से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कैसी आएगी, पहले तो ये सोचो, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। पाम रूल यूज कर लो, आप ऐसे देख सकते हो कैसी आएगी, आउट ऑफ द पेज। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सर्कुलर लूप होता तो आप जानते हो यहाँ पे नॉर्थ बनता, पीछे साउथ बनता, यहाँ पे भी यही होगा, यानी कि फील्ड आउटवर्ड्स आएगी, यहाँ आउट ऑफ द पेज आएगी। अब जितनी फील्ड हमें BC से मिलेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें BC देगा सेंटर पे, उतना ही आप इसको कुछ नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N, उतना ही CM देगा, उतना ही MN देगा, उतना ही NB देगा, क्योंकि करंट इसमें एंटी क्लॉक है। तो आप देख सकते हो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था क्या? ये बहुत आसान था, इसमें तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी। टोटल फील्ड 4 टाइम्स B हो जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। टोटल फील्ड जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स B हो जाएगी। एक साइड से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना सेंटर पे, हर साइड का कंट्रीब्यूशन उतना ही होने वाला है यहाँ पे। और अगर आप 4 साइड से उनको जोड़ने की जगह सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बढ़िया है ना। तो आप जोड़ दो B प्लस B प्लस B प्लस B, आएगा तो 4B ना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम यहाँ पे मैं और चर्चा करने वाला हूँ, मजेदार वेराइटीज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लो ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पे मेरा इस तरीके से ना स्क्वायर लूप, पहले तो मैं यहाँ एक स्क्वायर लूप बना देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर लूप दिया है इस तरीके से, सारी साइड एक जैसी वायर की बनी हुई है, एक यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है ये स्क्वायर लूप। और आपको ना एक वायर दी गई है ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और एक वायर ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसका एंगल भी दिया गया है, यहाँ से ये एंगल कितना है 45 डिग्री, मान लो ये वाला एंगल भी दिया गया है 45 डिग्री, और यहाँ से भी एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब यहाँ से कुछ करंट एंटर कर रहा है I, ऑब्वियसली। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्म वायर है, कैसी वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, यानी कि कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये यूनिफॉर्म वायर है और इसको हमने लूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, ये एज लेंथ में आपको दे देता हूं L, और यहां से यहां तक की भी लेंथ दे देता हूं L। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है। आप एक चीज समझना, यहाँ पे करंट जाएगा, अच्छा यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसका कुछ डायगोनल होगा, ठीक है ना। और आप जानते हो अंदर भी ये एंगल कितना होता है डायगोनल से, ये 45 डिग्री होता है, यानी कि इस वायर की एक्सिस पे है ये पॉइंट सेंटर वाला। तो ये जो वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वायर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से होगी, मतलब इन दोनों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मान लो ये इन्फिनिटी से आ रही है वायर, पर इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा। पहले ये बात समझो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसकी भी एक्सिस पे ये पॉइंट है, यानी कि इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ लूप से होगा। अब करंट के बारे में क्या कहना है आपको, करंट यहाँ आ ही जा रहा है, क्या नीचे और ऊपर सेम करंट जाएगा,
क्योंकि जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना ही रेजिस्टेंस इसका होगा, जितना इसका है उतना उसका होगा, यानी कि यहाँ पे सिमेट्री है। बाय सिमेट्री आधा करंट ऊपर जाएगा, कितना जाएगा आप देख सकते हो I/2, और आधा करंट इस साइड जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा I/2 जाएगा ना। और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा I/2, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा I/2। अब जरा सोच के बताओ, इस वाले ऊपर वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाले हिस्से से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनटू द पेज, इसकी वजह से भी आएगी इनटू द पेज, ये भी इनटू द पेज कह रहा है और ऊपर वाला हिस्सा भी। यानी कि मैं अगर इसको नाम दे दूं अगेन MNPQ, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने, ठीक है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड B एट सेंटर, ठीक है ना, एट सेंटर ऑफ लूप। हम लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां से MN और NP ये दोनों इनटू द पेज देंगी, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों की फील्ड देखो, ये दोनों फील्ड मुझे इनटू द पेज देंगी। मैं मान लेता हूं इसकी वजह से B0 है तो इसकी वजह से भी B0 आएगा, है ना। तो ड्यू टू, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ड्यू टू MN एंड NP, मैं मान लेता हूं इनटू द पेज इज अ पॉजिटिव, तो यानी कि इसकी वजह से B0 तो इसकी वजह से B0, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 2B0। अगर आप ध्यान से देखोगे MN और NP की वजह से सेंटर पे फील्ड कितनी हो जाएगी, अगर इसकी वजह से B0 है तो इसकी वजह से B0। अब बात करते हैं MQ, इसकी वजह से कैसी होगी, अगर हम ध्यान से देखें आउट ऑफ द पेज, और ये भी हमें क्या देगा आउट ऑफ द पेज। अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे ड्यू टू नीचे वाली साइड्स, ड्यू टू अगर हम ध्यान से देखें MQ एंड QP, इसकी वजह से कैसी होगी, यहां भी 2B0 होगी बट आउटवर्ड्स होगी, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ये मेरी इनटू थी और ये कैसी मेरी है आउट ऑफ पेज, वो इनटू द पेज थी आउट ऑफ पेज, यानी कि दोनों अपोजिट है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो नहीं हो जाएगी। अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव कह रहे हो तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, यानी कि अगर आप इनटू द पेज को पॉजिटिव कह रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप इसको पॉजिटिव कह रहे हो तो ये नेगेटिव होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2B0 माइनस 2B0 यानी कि हो जाएगी 0। तो बाय सिमेट्री भी यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें क्या नजर आ रही है, 0 आ रही है। एक जगह से करंट एंटर कर रहा है, सिमेट्रिकली दूसरी जगह से जा रहा है, हर ब्रांच में सेम करंट दौड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। सिर्फ इस डायग्राम में नहीं, अगर मैं आपको एक डायग्राम और दूं, सपोज स्क्वायर लूप में इस तरीके से डायग्राम दिया जाए, मान लो एक और स्क्वायर लूप दिखाता हूं यहीं पे, ठीक है ना। एक और स्क्वायर लूप दिखा दिया मैंने, इस तरीके से आपको स्क्वायर लूप दिखा दिया। अब वो ना ऐसे दिखा सकता है कि यहाँ से मिड से आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है, यानी कि एक तरफ से तो वो एंटर कर रहा है I, तो दूसरी तरफ से एग्जिट भी करेगा कितना I, और नीचे कितना जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा I/2, और बाय सिमेट्री ऊपर से भी कितना जाएगा आप देख सकते हो I/2। सिमेट्री है ना, ऊपर से जितना गया नीचे से भी उतना गया, यूनिफॉर्म वायर से बना है। अब इस वायर का कोई रोल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि ये इसकी एक्सिस पे है, इस वायर का भी कोई रोल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि इसकी एक्सिस पे है ना। ये दोनों एक्सिस पे पॉइंट आ गए ना इसके, तो इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगी। अब ऊपर वाले की वजह से डाउनवर्ड होगी और नीचे वाले की वजह से अपवर्ड होगी। ऊपर वाला आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इनटू द पेज होगी, नीचे वाले से आउटवर्ड्स होगी, यानी जितनी फील्ड ऊपर से होगी उतनी नीचे से होगी बाय सिमेट्री। यहां भी आप कह सकते हो बाय सिमेट्री, जितनी फील्ड ऊपर से पॉजिटिव है उतनी नीचे से नेगेटिव है, तो बाय सिमेट्री यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। बाय सिमेट्री यहां पे भी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल आ जाते हैं, कई बार हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से सवाल आ गया तो हम ध्यान रख सकते हैं यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर है, ये बात आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, राइट, क्लियर है। ओके, और देखते हैं और किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। यहां स्क्वायर की जगह अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगेन कंसेप्ट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको स्क्वायर की जगह कोई क्यूब दे दे, सपोज इस तरीके से आपको एक क्यूब बना के दे देता है, तो हम यहाँ पे एक क्यूब कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से, लेट अस से ये हो गया हमारा। अब वो बोले कि यहाँ पे एक साइड से करंट चढ़ रहा है और दूसरी साइड से एग्जिट कर रहा है। मान लो बॉडी डायगोनल की बात करेंगे, सिमेट्री तभी होगी क्योंकि अगर आप एक बॉडी डायगोनल देख रहे हैं, दूसरा बॉडी डायगोनल लोगे, अगर आपने एक ये वाला लिया है तो दूसरा ये वाला लेना पड़ेगा, ये बॉडी डायगोनल्स पे है, ठीक है ना।
बॉडी डायगोनल्स जानते हो ना, समझ में आता है ना, इसको बॉडी डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, सबसे दूर वाले डायगोनल्स हैं ये बॉडी डायगोनल्स पे। तो बॉडी डायगोनल्स पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, एक तरफ से यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है ना, हमें कहाँ निकालनी है, फील्ड एट सेंटर, फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यू। ऑफ कोर्स ये जो वायर है अगर हम इसको डॉटेड करके मिलाएंगे, ये सेंटर से पास कर रही होगी इसकी एक्सिस, यानी कि इन दोनों वायर की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट आई जा रहा है, पर अगर हम ध्यान से देखें बाय सिमेट्री हर जगह से सेम करंट यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ से कुछ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, जो भी करंट है यहाँ पे एंटर करेगा, सिमेट्री यहाँ पे भी होगी। आपको सॉल्व नहीं करना है इसमें, प्लीज डोंट सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने में मत चले जाना। यहाँ पे आप डायरेक्टली याद रखना बाय सिमेट्री, यहाँ से आधे हिस्से से पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड होगी, आधे से नेगेटिव होगी, यानी कि बाय सिमेट्री यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिखोगे, यहाँ पे भी आप लिखोगे बाय सिमेट्री नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे जीरो ही होगी। बाय सिमेट्री नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यहाँ पे भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो अभी पहले जैसे मैंने स्क्वायर लूप के लिए बताया था, ये 2 डायमेंशनल था, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से उल्टा जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। वहां पे भी ऐसे है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब इसको इससे कंफ्यूज मत करना, इस वाले सवाल से कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यहाँ बैटरी बीच में लगाई है, बाहर से करंट नहीं आ रहा, सर्किट में ही करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। वो वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है भाई, आप इन दोनों क्वेश्चन को सेम मत समझ लेना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर कभी आप जीरो कहते हो कभी 4 भी कहते हो, ये जीरो वाला केस अलग है, जब सर्किट में बाहर से करंट आ रहा है, जब हम बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, आधा करंट यहां से देख सकते हो, ये कैसा दिख रहा है आपको करंट, ये कैसा करंट दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉक, और ऊपर कैसे जा रहा है, क्लॉक। तो क्लॉक कहता है इनटू द पेज, एंटी क्लॉकवाइज कहता है आउट ऑफ द पेज होगा फील्ड, तो इसलिए नेट फील्ड जीरो हो रहा है। ऐसी वहां पे भी है, पर ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पूरे लूप में ही एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये भी अलग है, यहाँ पूरे लूप में ही करंट क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई थी, पर इन केसेस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इवन ये क्यूब वाले केस में जब आउटसाइड सर्किट से कोई करंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय सिमेट्री, अगर सारी साइड एक जैसी है, सारी साइड यूनिफॉर्म वायर की बनी है, एक जैसी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यहाँ पे भी जीरो होगी, है ना, यहाँ पे भी जीरो होगी। और आ जाओ और कंसेप्ट पे अगर हम डिस्कशन करें, यहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं अगेन सर्कुलर लूप के लिए, ये भी क्रूशल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर लूप। अब आपको सर सर्कुलर लूप तो हम जानते ही हैं, सर्कुलर लूप में तो हमें सेंटर पे पता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, पढ़ा है ना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, यही होता है सर। पर अब जरा रुक जाओ, समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अब आउटसाइड से कोई सर्किट में करंट आएगा, मान लो ऐसे करंट आ रहा है यहाँ से, और ऐसे करंट आ रहा है यहाँ से, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ से करंट आई आया तो ऊपर जाएगा बाय सिमेट्री I बाई 2, नीचे जाएगा बाय सिमेट्री I बाई 2, फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा I, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की एक्सिस पे है ये, है ना। आप बोलोगे सर इन दोनों की एक्सिस पे है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए, मान लो इसका रेडियस मेरा r है, तो आप बोलोगे ये पॉइंट, ये सेंटर वाला पॉइंट इसकी एक्सिस पे और इसकी एक्सिस पे, ये दोनों तो वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे जीरो, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे जीरो। अब ऊपर वाले हिस्से कैसे दे रहा है, ऊपर वाला सेमी सर्कल है, ये यहाँ पे नेट फील्ड देगा डाउनवर्ड्स, म्यू नॉट आई बाय 4r, नीचे वाला देगा आउटवर्ड्स, म्यू नॉट आई बाय 4r। क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो होगी, फील्ड एट सेंटर, ठीक है ना, फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप अगर आप देखोगे यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है ना। और वो जो म्यू नॉट आई बाय 2r कब होती है, जब पूरे सर्किट में एक जैसा क्लॉक घूम रहा हो या पूरे में एंटी क्लॉक घूम रहा हो, तब होती है। यहाँ पे दो सेमी सर्कल होगा, ये सेमी सर्कल कहेगा इनटू द पेज, ये सेमी सर्कल कहेगा आउट ऑफ द पेज, और ऑब्वियसली जो भी करंट है I बाई 2 है ना, मुझे बोलना चाहिए म्यू नॉट आई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4r, इसकी वजह से क्या होगा इनटू द पेज, और इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4r आउट ऑफ द पेज। पर दोनों का ऑब्वियसली अपोजिट है, निकालने की जरूरत है नहीं, तो आप देख सकते हो इन दोनों को, जब आप इन दोनों की फील्ड देखोगे इक्वल एंड अपोजिट आएगी सेंटर पे, तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से।
अब दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह करंट अगर हम देखें सेम था, तो इसकी वजह से एक फील्ड आएगी इनटू द पेज, है ना, बी नॉट आएगी इनटू द पेज, इसकी वजह से आएगी वी नॉट, और वो कैसी आएगी, आउट ऑफ द पेज, है ना, इसकी वजह से आएगी आउट ऑफ द पेज। तो ये दोनों फील्ड लाइन से एक दूसरे से कैंसिल हो गई, और क्योंकि ऊपर और नीचे करंट सेम था इसलिए फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट फील्ड 0 है। पर अगर ऐसा लूप हो, सोचो, अब ध्यान से देखना, मान लो मेरा लूप ऐसे है, ठीक है, और यहां से करंट आ रहा है, यहां पे ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहा है और यहां से लीव कर रहा है, और मान लो ये एक आर्क बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये आपको एक आर्क सी नजर आ रही होगी, है ना, इस तरीके से आपको एक आर्क नजर आएगी यहाँ पे। तो लेट अस से ये वाला एंगल जो यहाँ पे हम आर्क कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा, यानी ये जो नीचे वाली आर्क है ना, यानी कि ये जो नीचे वाली आर्क हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा कुछ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है ये आर्क? थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब क्या करंट सेम जाएगा ऊपर और नीचे? सोचो, नहीं, अब करंट सेम नहीं जाएगा। रीजन क्या है? अगर आप अब करंट की बात कर रहे हो, मान लो यहां से करंट आई गया है, तो यहां से तो बाहर आ ही जाएगा, पर यहां पे सेम करंट नहीं जाएगा ऊपर नीचे। यहां सेम क्यों जा रहा था कि जितनी लेंथ नीचे है उतनी लेंथ ऊपर है, यानी कि जितना रेजिस्टेंस ऊपर होगा उतना रेजिस्टेंस नीचे होगा। दोनों रेजिस्टेंस सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसलिए दोनों जगह सेम करंट गया। पर अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, ऊपर वाली लेंथ ज्यादा है, नीचे वाली लेंथ कम है, तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सेम नहीं है, यानी कि करंट अलग अलग होगा। ऊपर करंट अलग जाएगा, ऊपर करंट मान लेते हैं I1 जाएगा, तो नीचे करंट कितना जाएगा? I2। तो सेम करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस सेम नहीं है। पर फिर भी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। आपको लग रहा होगा शायद अब नहीं आएगी, अब आपको लग रहा होगा सर इसकी फील्ड ज्यादा होगी, इसकी फील्ड कम होगी, पर ऐसा नहीं है। अभी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, पर रिजल्ट तो याद रखोगे, है ना। ऑल्दो यहाँ पे करंट सेम नहीं है, याद रखना करंट सेम नहीं है। ऊपर वाला करंट ज्यादा होगा या नीचे वाला? सोचो, कौन सी लेंथ ज्यादा है? ऊपर वाली लेंथ ज्यादा है, नीचे वाली लेंथ कम है। पर करंट कौन सा ज्यादा होगा? जहां कम रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल में ज्यादा करंट वहां जाता है जहां रेजिस्टेंस कम होता है। कम रेजिस्टेंस, आपको दो रास्ते दे दिए जाए, एक ऊबड़ खाबड़ सड़क और एकदम फ्लैट हाईवे दूसरी साइड, तो आप हाईवे पकड़ोगे ना, सर हाईवे लेंगे, यहां से आराम से चलेगी अपनी गाड़ी, कौन ऊबड़ खाबड़ सड़क पे जाएगा, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस लेगा। तो भैया करंट के साथ भी ऐसे, करंट यहाँ आया, उसने कहा भैया यहाँ तो बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ रहा है, यहाँ तो छुटकू सा रास्ता है, तो अगर यहाँ पे करंट आ रहा है तो ज्यादातर चार्ज पार्टिकल यहीं से जाएंगे, ऊपर से कम जाएंगे, यानी कि ये करंट ज्यादा, ये करंट कम। ये बात क्लियर है अच्छे से? ऑब्वियस सी बात है, करंट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला कितना होगा? अगर आप ऊपर वाली लेंथ देखो, ऊपर वाला एंगल देखो, ऊपर वाला एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा, होगा ना ऊपर वाला एंगल, ठीक है ना। ऊपर वाला एंगल कितना होगा अगर आप ध्यान से देखोगे? 2 पाई माइनस थीटा। नीचे वाला एंगल है थीटा। मैं आपको पहले इसका रिजल्ट बता रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगी। अरे डेरिवेशन गई साइड में, पर आंसर याद रखना है। डेरिवेशन इतनी जरूरी नहीं है, आंसर याद रखना है, सेंटर पे 0 ही होगी, चाहे ऐसा ले लू केस या ऐसे ले लू। बट हाँ, अब आप फील लेना चाहते हो तो मैं समझा देता हूँ। ऊपर वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा, नीचे वाला थीटा। अब नीचे वाली लेंथ कितनी होगी? रेडियस हमने मान लिया इसका r है, ठीक है ना, इसका रेडियस मान लिया r है, तो नीचे वाली लेंथ, ये व्हाइट वाली लेंथ कितनी होगी? अगर आप नीचे वाली लेंथ की बात कर रहे हो L2, तो वो कितनी होगी? थीटा आर्क बाय रेडियस होता है, तो ये लेंथ यानी कि आर्क क्या होगी? r थीटा होगी, नहीं होगी? ठीक है ना, रेडियस इसका स्मॉल r ले लेते हैं, r थीटा, है ना, इसका जो मैंने रेडियस लिया है वो स्मॉल r ले लिया है, तो नीचे वाली लेंथ हो जाएगी r थीटा। ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L1 की अगर हम बात करें, वो 2 पाई माइनस थीटा इंटू स्मॉल r, ठीक है ना, आर्क को ही हम कहते हैं ना। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ रेजिस्टेंस मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी करंट होगा मैं I1 को लिख सकता हूँ कुछ कांस्टेंट टाइम्स ये वाली लेंथ 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। ये समझ में आ रहा है? ये सी मैंने कोई कांस्टेंट लिया है। ये कैसे आया समझ लेना ध्यान से। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। ऑब्वियसली यहाँ पे पैरेलल में करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ये याद रखना। इस चीज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि जल्दी डिराइव हो जाए। तो करंट को मैंने लिख दिया C डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे जो करंट होगा I2, उसको हम क्या लिख सकते हैं? कुछ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कितना? r थीटा। यहाँ पे लेंथ मेरी r थीटा है, सिंपल, ठीक है। और अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ऊपर वाले से और नीचे वाले से, ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड देगा इनटू द पेज,
नीचे वाला देगा आउट ऑफ द पेज। पहले ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। B1 कितना आएगा, यह आएगा म्यू नॉट I1 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R, ठीक है ना, और थीटा डिवाइडेड बाय, यानी कि जो भी एंगल है, ऊपर वाला एंगल कितना है, सॉरी ऊपर वाला एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना आप लोगों को, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला है? म्यू नॉट इंटू करेंट डिवाइडेड बाय 2R और जो भी एंगल होता था डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऊपर वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, ये आ जाएगा। I1 की जगह ये डाल दो, I1 की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट I1 की जगह डाल दो C और डिवाइडेड बाय कितना है 2R और नीचे और क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू R और ऊपर क्या था मेरा 2 पाई माइनस थीटा और नीचे क्या था 2 पाई। देखो कुछ कट रहा है, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा कट गया, कट गया ना, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा कट गया। कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आ गया म्यू नॉट C, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखेंगे डिवाइडेड बाय नीचे आ गया ये 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना, कुछ ऐसा सा आपका रिजल्ट आ गया। ओके, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब आप देख रहे हैं B1 हमारा ये आ गया कुछ, B2 भी देखना इतना ही आ जाएगा। B2 अगर हम देखेंगे वो होगा म्यू नॉट और यहाँ पे करंट कितना है I2 डिवाइडेड बाय 2R, है ना, और थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है ना, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर हम ध्यान से देखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2R और I2 की जगह डाल दो C डिवाइडेड बाय R थीटा, ठीक है, C डिवाइडेड बाय R थीटा और एंगल कितना है थीटा और डिवाइडेड बाय 2 पाई। आप देखो थीटा से थीटा कट गया, क्या यहाँ से भी सेम आंसर आ गया, म्यू नॉट C डिवाइडेड बाय 4 पाई और R स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई और R स्क्वायर, नीचे से यही आ रहा है ना, आप देख सकते हो 2R स्क्वायर, हाँ ठीक है 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से भी सेम आ रहा है, यहाँ से भी सेम आ रहा है। क्या B2 और B1 सेम आ गई? यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे से होगी, यही हमने प्रूफ करना था। पर ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द पेज क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, नीचे वाली होगी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आउट ऑफ द पेज, और B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फील्ड होगी। जितनी फील्ड ऊपर से डाउनवर्ड है उतनी फील्ड नीचे से अपवर्ड है, यानी कि अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। तो ये एक बार प्रूफ समझने के लिए है, बट आप लोगों को तो याद रखना है ना, आपको एग्जाम में डिराइव तो नहीं करना ना, आप याद रखना आपको ये जो भी एंगल दे दे 30 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी दे दे, ऐसा दे देगा एग्जाम में, भैया यहाँ 90 डिग्री दे देगा, यहाँ से करंट ऐसे एंटर कर रहा है ऐसे एग्जिट कर रहा है, तो बताओ भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अरे भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगी, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी। ये इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। A wire is parallel to one arm of the square current carrying loop which is also carrying current. Now at any point A within the coil the magnetic field will be. Obvious सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी इनटू द पेज। करंट कैसा दिख रहा है आपको? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ही समझ जाना है, यहाँ इनटू द पेज होगी। आप ऐसे कर्ल्स ऑफ फिंगर कर सकते हो, थंब हमें बता रहे हैं इनटू द पेज, नहीं तो पाम रूल से देख लो, इनटू द पेज इनटू द पेज इनटू द पेज इनटू द पेज। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है लूप की वजह से, है ना। तो यहाँ पे 4 B नोट मैं मान लेता हूँ, एक साइड से मैंने मान ली मैग्नेटिक फील्ड B नोट है तो चारों साइड से 4 B नोट। अच्छा, ये वायर में करंट ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से भी फील्ड क्या होगी इनटू द पेज, इसका कुछ यहाँ से डिस्टेंस होगा तो इसकी फील्ड और ऐड हो जाएगी, मान लो B1। तो अगर लूप की वजह से 4 B नोट थी तो इस वायर की वजह से 4 B नोट प्लस B1 होगी, यानी कि इस वायर से यहाँ पे फील्ड ऐड हो जाएगी, फील्ड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है ना, मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू लूप ओनली। उसने बोला है वायर को रखने से यहाँ फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली इस वायर को रखने से यहाँ पे सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर आएगा मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू लूप ओनली। खाली लूप से 4 B नोट थी, वायर की ऐड होके 4 B नोट प्लस B1 हो गई, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी। तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक कुछ करंट जा रहा है इस तरीके से, ऑलमोस्ट सर्कुलर लूप है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप से कैसी होगी, क्लॉकवाइज है ना करंट, सिर्फ इस सर्कुलर लूप से देखो कितनी होगी, इसको कंप्लीट सर्कल मान के चलना, ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल है। तो इस सर्कुलर लूप से यहाँ सेंटर पे कितनी होगी बोलो, ये हो जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R इनटू द पेज होगी, है ना, इसलिए क्रॉस बना रहा हूँ, इनटू द पेज के लिए क्रॉस बना रहा हूँ। अब नीचे वाली वायर की वजह से देखो, अगर आप ये नीचे वाली वायर की वजह से देखो
तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो यहाँ पे अगर आप पाम रूल लगाओगे तो आउट ऑफ द पेज होगी, यानी कि वायर की वजह से हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ से r है, यानी कि 2 पाई r, बट इसको हम नेगेटिव लिख देते हैं क्योंकि इसकी वजह से आउट ऑफ द पेज होगी। तो अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देख रहे हो, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली लूप की ज्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि यहाँ नीचे 2r है, यहाँ 2 पाई r है, तो वायर की फील्ड यहाँ कम है, लूप की यहाँ ज्यादा है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है ना, ये वायर इनफाइनाइट वायर लेंगे हम, तो आप देख सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r और माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, इसकी फील्ड ज्यादा है, सर्कल की फील्ड ज्यादा है, वायर की फील्ड कम है, यानी कि सर्कल की वजह से इनटू द पेज थी तो इनटू द पेज ही आएगी, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी, कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाय पाई, यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r पाई माइनस 1 बाय पाई इनटू द पेज, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहां से कौन सा आंसर आ रहा है, यही वाला आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इन्होंने एलसीएम लिया नहीं है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को आने चाहिए, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, यानी कि 2 वायर जा रही है, ये इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं हम, कोई लेंथ तो दी नहीं है इसकी, यानी कि ये इनफाइनाइट वायर होंगी। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे। कहाँ कैलकुलेट करनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अगर हम ध्यान से देखें, सो आप देख सकते हो यहाँ 5 है, यहाँ 2.5 है, ये हमें करंट दी है। सबसे पहले 5a की वजह से देखो पी पे कैसी होगी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, ऐसे देखो 5a की वजह से इनटू द पेज होगी, 2.5a की वजह से यहाँ पे कैसी होगी, आउट ऑफ द पेज। डिस्टेंस दोनों से सेम है, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपने को 5 मीटर दिया है ना, तो यानी कि इसकी फील्ड इनटू द पेज, इसकी आउट ऑफ द पेज, पर ये करंट ज्यादा है, ये करंट कम है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, पर ये करंट ज्यादा है, ये करंट कम है, यानी कि इसकी फील्ड ज्यादा होगी, इसकी कम, तो इसकी फील्ड इनटू द पेज, इसकी आउट ऑफ द पेज, पर इसकी ज्यादा है, इसलिए नेट फील्ड इनटू द पेज होगी। यानी कि अगर आपको नेट फील्ड निकालना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, ठीक है ना, अगर आप नेट फील्ड निकालोगे, इसकी फील्ड इनटू द पेज होगी, उसकी फील्ड आउट ऑफ द पेज होगी, एक फील्ड होगी b1, दूसरी होगी b2, तो यानी कि हमें नेट फील्ड देखनी है तो हमें b1 माइनस b2 करना पड़ेगा, है ना, b1 माइनस b2 करना पड़ेगा, और b1 कितना होगा आप देख सकते हो, म्यू नॉट, और यहाँ पे करंट है 5 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है यहाँ से, 2 पाई इंटू 2.5, ठीक है ना, 2 पाई आर होता है ना, और यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट, और उसका करंट है 2.5 और डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2.5। सो आप देख सकते हो यहाँ से म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2.5 तो कॉमन आ रहा है, और ऊपर आ रहा है 5 माइनस 2.5, यानी कि ऊपर भी 2.5 बन गया, म्यू नॉट इंटू 2.5, 5 माइनस 2.5, 2.5 होता है नीचे 2 पाई इंटू 2.5, ये आपस में कट गया, यानी कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। हमारा आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। और नेट फील्ड होगी कैसी, अरे इसकी फील्ड ज्यादा है, इसकी फील्ड कम है, तो नेट फील्ड होगी कैसी, इसकी वाली, यानी कि इनटू द पेज होगी, यानी कि नेट फील्ड हमारी इनटू द पेज होनी चाहिए, तो ये वाला मेरा आंसर सही है। आ गया ना समझ में, आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है, टू थिक वायर्स, ध्यान से देखो, टू थिक वायर्स एंड टू थिन वायर्स all of the same length form a square in the 3 different ways p q r as shown in the figure with current connected shown. The magnetic field at the center of the square is 0 in the cases. अब देखो ध्यान से, यहां पे एक चीज समझना आप, यहां पे 2 थिक वायर हैं, 2 थिन है, तो आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ थिक वायर दिखा देता हूँ। ये वायर मेरी थिक है, ठीक है ना, ये वायर कैसी है मेरी, अगर मैं इसको थोड़ा और मोटा कर दूं, एक ये थिक वायर है यहाँ पे, एक ये थिक वायर है, ठीक है ना, थिक वायर को मैं इससे दिखा देता हूँ, ये थिक वायर है, ये थिक वायर है, ये मोटी है यहाँ से, शायद आपको डायग्राम में अच्छे से नजर ना आ रहा हो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थिक है और ये थिक है, ठीक है। बाकी अब थिन वाली मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, थिन वाली पिंक कलर से दिखा देता हूँ, ये मेरी थिन वायर है, ये मेरी थिन वायर है, ये पतली वायर है, ये मेरी पतली वायर है, ये मेरी पतली वायर है, ये मेरी पतली वायर है।
ठीक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, थिक वायर का या थिन का? सोचो, लेंथ सबकी बराबर है, लेंथ सबकी बराबर है, कम रेजिस्टेंस किसका होगा? थिक वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा, है ना। इसका रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस भी R1 होगा। थिन वायर का R2 होगा, ये भी मेरा R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R2, इसका रेजिस्टेंस R1, थिक वाली का R1 मान रहा हूं, और ये मेरा R2 और R2। ऑब्वियसली यहाँ पे R2 ग्रेटर देन R1 होगा, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम है, थिन वायर का ज्यादा है। तो अब आप ये सोचो यहाँ पे किस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। सोचो भाई, यहां से करंट आई आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा R1 R2 का, यानी कि ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाला टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2, और नीचे भी टोटल कितना हो गया, यहाँ पे थिक है यहाँ थिन है, नीचे R1 प्लस R2। क्या दोनों में सेम करंट जाएगा? सोचो, ऊपर और नीचे दोनों में सेम करंट जाएगा, यानी कि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि ऊपर करंट कैसे जाएगा, ऐसे, और नीचे करंट कैसे जाएगा, ऐसे। पर जितना करंट ऊपर जा रहा है क्या उतना ही करंट नीचे जा रहा है? सिमेट्री बन गई। जितना करंट ऊपर जा रहा है, सेम क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां से करंट आई एंटर कर रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का सेम है, ऊपर भी R1 प्लस R2 है, नीचे भी R1 प्लस R2 है, तो ऊपर जितना करंट जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो ऊपर वाले से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, नीचे वाले से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्या इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी? पहले वाले केस में रेजिस्टेंस ऊपर नीचे सेम है ना। सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड केस इस पे देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट गया आई, यहाँ पे करंट गया आई, ऊपर टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि 2R1, और नीचे रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से 2R2। तो ऊपर और नीचे क्या रेजिस्टेंस सेम है? नहीं, यानी कि ऊपर और नीचे करंट सेम है? नहीं, ऊपर करंट ज्यादा जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, नीचे करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ऊपर वाले से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज मिलेगी, नीचे से आउट ऑफ द पेज। पर नीचे वाला करंट ज्यादा है या ऊपर वाला? ऊपर वाला ज्यादा है। ऊपर वाला करंट ज्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी, है ना। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों नहीं है? कि ऊपर वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगी, नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ऊपर वाले की वजह से इनटू द पेज, नीचे वाले की वजह से आउट ऑफ द पेज। मान लो ऊपर वाले से आपकी 100 टेस्ला आ गई तो नीचे वाले से 80 टेस्ला ही आएगी, कम आएगी। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि करंट ऊपर नीचे सेम जाना चाहिए था। अगर ऊपर नीचे करंट सेम जाता तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती। यहाँ पे हमारी दोनों करंट सेम नहीं है, यानी कि क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली हम जानते हैं R1 R2 से छोटा है, तो ऊपर करंट जो जाएगा मान लेते हैं वो I1 है, नीचे करंट I2 जा रहा है, तो यहाँ पे I1 I2 से बड़ा होगा, यानी कि ऊपर वाले की फील्ड ज्यादा नीचे की कम, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। इस वाले में थी जीरो बट सेकंड वाले में नहीं होगी। थर्ड वाले केस में आओ, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट जा रहा है आई, ऊपर टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2, ऊपर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 प्लस R2, और नीचे कितना हो गया, यहाँ पे भी R2 और R1 का ही कॉम्बिनेशन, आप इसको भी R1 प्लस R2 लिख दो या R2 प्लस R1 लिख दो। अब ऊपर नीचे सेम रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से करंट अगर आई जाएगा तो I/2 करंट ऊपर जाएगा, I/2 करंट नीचे जाएगा, आधा आधा, ठीक है ना। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो रही है भाई? जितना करंट ऊपर जा रहा है उतना ही करंट नीचे जा रहा है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले केस में भी, थर्ड वाले केस में भी जीरो। तो कौन कौन से केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? P और R में, P और R में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। यानी कि हमें इसमें सिर्फ क्या देखना था, अगर दोनों ब्रांचेस में करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो है, अगर सेम नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है इस केस में। ये सर्कुलर लूप नहीं है, ये स्क्वायर लूप है, याद रखना। यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द लूप शोन इन द फिगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेंटर है और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले इसकी वजह से देखो, ये सारा करंट यहां से यहां तक एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है। तो पहले आप इस आर्क की वजह से देखो, सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाली आर्क की वजह से दिखा रहा हूँ, आप इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो। सबसे पहले ये वाली आर्क का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, एंगल कितना बना रही है यहाँ पे 90 डिग्री, कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। यानी कि मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं, हर कोई एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज ही होगी, ये बात तो गारंटीड है, क्योंकि इस लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट और इस वाले लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली आउट ऑफ द पेज होगी, इनटू द पेज तो नहीं हो सकती। क्लॉकवाइज में इनटू द पेज होती है, पर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द पेज ही होगी ना।
यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे इसकी वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, जल्दी से देखो, पहले इस आर्क की बात करो, सबसे पहले वाली आर्क की बात करो, इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई कितना होता है, पूरे लूप की वजह से कितना होता है 2r। रेडियस कितना है इसका, रेडियस देख लो ध्यान से भैया, रेडियस कितना है इसका r है, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है r है, इस पूरी आर्क का रेडियस डिस्टेंस सेंटर से r है, और 1/4 कर दे इसको क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है ना, या फिर थीटा बाई 2 पाई करके भी कर सकते हो, वहां से भी यही आ जाएगा, यानी कि यहां से 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्लस अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, इसकी वजह से तो कुछ नहीं आएगा ना, इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि इसकी एक्सेस पे है, इसको नहीं देखना है हमें, इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इस आर्क की वजह से आएगा। इसका एंगल भी कितना बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसके डिस्टेंस की बात करो वो कितना है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अच्छा पहले वाला डिस्टेंस 4r था, सॉरी मैंने इसको r ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में ये 4r दिया है, पहले वाला डिस्टेंस 4r दिया है, तो यहाँ पे भी जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना, यहाँ r की जगह 4r कर देना, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 4r। एक करेक्शन है, ध्यान से देखना, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा ये r लिखा है पर ये 4r दिया है, पहले वाला रेडियस 4r था, 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r की जगह 2 इंटू 4r की है, क्लियर है ना भाई। ये 1/4 क्यों आया, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है, 1/4 पार्ट है, नहीं तो आप थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई करके थीटा को 90 डिग्री पाई बाय 2 पाई करोगे, यही आ जाएगा। अब यहां से ये पिंक वाला कंट्रीब्यूशन देखो, इसमें जो रेडियस है ये 2r दिया है, इसका जो रेडियस दिया है यहां से यहां तक का ये कितना दिया है 2r, यहां से भी 1/4 कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका रेडियस कितना है 2r, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से, अच्छा ये पूरा ही एंगल है, ये भी सेम है, ये भी पूरा एंगल है, मतलब ये 180 डिग्री ले लो, 90 डिग्री लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा ही आपको दे रखा है ना, ये तो पूरा ही एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल हमारा 180 डिग्री हो गया, यानी कि हाफ सर्कल, तो आप यहाँ पे इसको हाफ ही ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो और आसान हो गया, हाफ ले लो। ये हाफ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, यानी कि एंगल 180 हो गया, तो ये सेमी सर्कल बन गया नीचे, पिंक कलर से तो मेरा सेमी सर्कल बन गया, ये क्वार्टर था इसलिए 1/4 आया था, ये सेमी सर्कल है इसलिए हाफ ऑफ द सर्कल आया, बट रेडियस यहाँ 2r है, यहाँ रेडियस 4r था। अब बचा तो सिर्फ ये हिस्सा, ग्रीन कलर से इसको दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस भी देख लो जरा ध्यान से, इसका रेडियस हमें दिया है ये r, ये दे रखा है देखो, ये रहा r, इसका रेडियस हमें दिया है r, तो ये क्वार्टर है, पर ये तो क्वार्टर है, कंफर्म्ड है, ये तो 90 डिग्री है, यानी कि 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, ये आ जाएगा। फिर से देख ले, येलो वाले का 1/4 म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स 4r, 1/2 ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2r, और 1/4 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r, यहाँ 1/2 इसलिए आया क्योंकि ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइनली, यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 8 4 32, यहाँ से आ गया 32r, ठीक है। सेकेंड वाला कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 2 4 8, ये आ गया हमारा 8r। तीसरा वाला कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8r, ये भी कितना आ गया हमारा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8r। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ से एलसीएम मेरा 32r ही आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, ये तो सिंपली म्यू नॉट आई है, इसको तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा 1 प्लस यहाँ से आएगा 4 प्लस यहाँ से भी आएगा 4, 4 8 32 होता है ना, तो यानी कि आ गया 9 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 32r, 9 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 32r, और आएगा कैसे, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज नहीं है, ध्यान से देखना, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, आउट ऑफ द पेज क्यों आएगा, अरे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होता तो इनटू द पेज आ जाता, अभी आएगा ये आउट ऑफ द पेज। ओके, a current I ampere flows in a circular arc of wire with substance and angle 2 pi by 3 radian at its center whose radiuses are the magnetic field at its center। तो सिंपल है, यहाँ तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r और थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, थीटा कितना दिया है 2 पाई बाई 3 है ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या, थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, थीटा हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे थीटा कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 पाई, यानी कि ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 6r, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 6r, यानी कि ये वाला सिंपल क्वेश्चन था। The strength of a magnetic field at a distance r near a long current carrying wire is B
फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r। सिंपल क्वेश्चन है, अगेन एक वायर है, लॉन्ग है, इनफाइनाइट वायर ले लो, है ना, एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर ले लो, और उसने बोला इसके r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b का फॉर्मूला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। अब वो बोल रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ, कितने डिस्टेंस पे निकालनी है, r/3 पे, कितने डिस्टेंस पे, r/3 पे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r, यही होगा 3 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 2r, यानी कि ये 3 गुना हो गई, ये फील्ड कितनी हो गई, 3 टाइम्स, कितनी हो गई ये, 3 टाइम्स भी। सिंपल क्वेश्चन। 4, अब डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम लोग याद रखें, ये भी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से ही आता है। यहां पे हम लोगों को इतना याद रखना है, एग्जाम में इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब हम इसको पढ़ें, इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि इसका फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए। इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे कि क्या फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड का। सिंपल क्वेश्चन वहां से फिर बन जाता है, ठीक है। बट हम लोग ये भी देख लेंगे, इसकी शॉर्ट में डेरिवेशन भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, वहीं से हम इसको निकाल सकते हैं। रियलिटी में तो ये सर्कुलर लूप से इंटीग्रेट करके आता है असली में जो फॉर्मूला आता है, बट हम यहाँ पे आइडियल सोलेनॉइड के लिए करेंगे और हम यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हम सोलेनॉइड को कैसा ले रहे हैं, सोलेनॉइड का मतलब क्या है। तो सोलेनॉइड का मतलब होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं या एक कोर ले लेते हैं जिसके अराउंड वायर को लपेट देंगे। मान लो इस तरीके से, आपको मैं यहाँ पे एक रॉड सी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो ये एक हमारी रॉड है, इसके अराउंड हम वायर को रैप कर देंगे। जरूरी नहीं है रॉड हो, वायर की बस टर्निंग होनी चाहिए, बट समझने के लिए मैंने यहाँ इसको कंसीडर कर लिया। इसके अराउंड मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वायर को रैप कर रहा हूँ। आप देखना ध्यान से मैं कैसे रैपिंग कर रहा हूँ। एक मैंने वायर ली, मान लो कॉपर की है, किसी कंडक्टर की हमने ले ली, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कंडक्टिंग वायर को ऐसे ऐसे इसके अराउंड ऐसे रैपिंग कर दी, ठीक है ना। इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। जरूरी नहीं है इसके अराउंड, इसके अंदर ये हो सकता है सिलेंडर के बिना ही हो, आप सिलेंडर को रैप करने के बाद बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। यहां से ऐसे चला गया, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं, यानी कि सर्कुलर टर्निंग्स, ठीक है ना। ऐसे हम कंसेक्यूटिव सर्कुलर टर्निंग्स को ही सोलेनॉइड बोलते हैं, ओके। अब इसमें हम कोई करंट दे सकते हैं। अगर ये सोलेनॉइड है तो इसमें मैंने कोई करंट दिया, मान लो इस तरीके से मैंने कोई करंट दे दिया इसमें I, तो आप देख सकते हो यहां से भी ऊपर जाएगा करंट, यहां से भी ऊपर जाएगा, यहां से भी इस तरीके से करंट ऊपर की तरफ उठ रहा होगा। तो ये सोलेनॉइड में होता है, इस तरीके से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मेरा करंट आया और यहां से करंट फिर नीचे चला जाएगा। अगर आप रिवर्स कर दोगे तो यहां से करंट ऊपर जाएगा और वहां से करंट नीचे आ सकता है, कहीं से भी आप करंट देख सकते हो, ओके। इंपॉर्टेंट बात हम सबसे पहले समझते हैं, आइडियल सोलेनॉइड किसको कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे सिलेबस में है वो जनरली आइडियल सोलेनॉइड के ही क्वेश्चन होते हैं। आइडियल सोलेनॉइड इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आइडियल सोलेनॉइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, यहां से यहां तक जो लंबाई है ये होती है इसकी L, यानी कि लेंथ, जो भी इसकी लंबाई है वो क्या है, L है। और यहां से यहां तक जो भी है इसका डायामीटर ले लेते हैं या रेडियस ले लेते हैं, मान लेते हैं R है, सॉरी 2R है, या फिर इसको हम डायामीटर लिख देते हैं कैपिटल D, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कुछ डायामीटर होगा, तो इसका जो डायामीटर है वो मैंने मान लिया कितना, कैपिटल D, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। इसका जो डायामीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर होगा, या रेडियस ले लो R, फर्क नहीं पड़ता, रेडियस ले लो, डायामीटर दिखा दो। यहाँ पे आइडियल सोलेनॉइड में जो मेरा लेंथ है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए रेडियस से, यानी कि लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ। और हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी वेरी, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी वेरी हाई, लार्ज, है ना। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट शुड बी वेरी लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमें लेने हैं। यानी कि आपने 2-3 बार वायर को लपेटा और आपने सोचा सोलेनॉइड बन गया, ऐसा नहीं होगा। 1-2 बार लपेटने से नहीं होगा, बहुत बार लपेटना पड़ेगा। ये स्प्रिंग जैसा नजर आता है, ऐसे स्प्रिंग सा नहीं घूमा होता है, ये बिल्कुल स्प्रिंग जैसा देखने में लगता है। हो सकता है अंदर कोई मटेरियल हो सकता है ना हो,
ठीक है। ज्यादातर इसको अच्छा बनाने के लिए अंदर एक मटेरियल डाल देते हैं, सॉलिड, कॉपर, ऐसे कोई मटेरियल डाल देते हैं। सॉलिड में ज्यादातर हम यहाँ आयरन वगैरह की कोशिश करते हैं डालने की, ठीक है ना। कोई सॉलिड कॉपर या फिर आयरन डाला करते हैं ज्यादातर इसको अच्छा बनाने के लिए, हम इसके अंदर आयरन की रॉड डाल देते हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये सोलेनॉइड है, बिना रॉड के भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा टर्न्स होने चाहिए, और लेंथ रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये आइडियल सोलेनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, है ना। और आइडियल सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बिल्कुल हम लोगों को बार मैग्नेट जैसी नजर आएगी। तो इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखते हैं, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड में अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी नजर आएगी। ओके, तो पहले तो सोलेनॉइड बना देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हम एक सोलेनॉइड बना देते हैं इस तरीके से। मान लो ये ऐसे हम सोलेनॉइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक सोलेनॉइड बना देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम सोलेनॉइड बना देते हैं। ये हमें कुछ सोलेनॉइड जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है अंदर रॉड हो सकता है नहीं हो, मैंने पहले भी बोला था जरूरी नहीं है कि रॉड हो अंदर, ठीक है। स्प्रिंग जैसा आपको ये कुछ नजर आएगा स्ट्रक्चर, ये हमारा सोलेनॉइड है। ओके, ये हमारा स्प्रिंग जैसा है, बट हर जगह इसका रेडियस सेम होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा कुछ सोलेनॉइड जैसा है। आई थिंक अब थोड़ा सा सही दिख रहा है ये। ओके, अब थोड़ा सा इसको और अच्छी शेप दे देते हैं समझाने के लिए, आपको देखने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा इसका फ्रंट पार्ट कौन सा है, बैक पार्ट कौन सा है। 1 सेकेंड, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बट आप लोगों को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मैं बेटर व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से ये सोलेनॉइड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये हमारा सोलेनॉइड है, दिस इज सोलेनॉइड। अब इसमें क्या होगा, करंट जा रहा है, कोई मान लेते हैं कोई करंट जा रहा है इसके अंदर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। इसके बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती है, इसके अंदर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेंगी ना, वो पैरेलल दिखेंगी, यूनिफॉर्म टाइप। इस तरीके से आपको स्ट्रेट दिखेंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजर आएंगी इसके अंदर इस तरीके से, और बहुत ज्यादा क्लोज नजर आएंगी। यानी कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगी अंदर। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बाहर इसके कंपैरिजन में ना बहुत वीकर फील्ड होती है। यानी कि अगर आप बाहर देखोगे फील्ड होगी तो सही, ठीक है ना, और लूप बनेंगे यहाँ पे, पूरे सर्कुलर लूप बनेंगे, ठीक है ना। बाहर फील्ड होगी तो सही, बट बहुत ज्यादा वीक होगी। ऐसे यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस इसमें होंगी। तो इनसाइड अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अगर आपको अंदर की बात करनी है भैया, अंदर की बात ये है, इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज वेरी स्ट्रांग। इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अगर सोलेनॉइड के अंदर देखेंगे, इनसाइड इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यानी कि यहां लाइन बहुत क्लोज होंगी, यहाँ लाइनें बहुत पास होंगी, यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी वीक है। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज वीक, ये काफी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज्यादा वीक है, अंदर बहुत स्ट्रांग है। प्लस अंदर क्या है, यहाँ पे स्ट्रांग भी है, प्लस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिफॉर्मिटी है, लाइंस के बीच में इक्वल स्पेसिंग है। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब अंदर जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हम ले रहे हैं। ये हम आइडियल के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। आइडियल के लिए हम इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, अंदर यूनिफॉर्म भी है, स्ट्रांग भी है, बाहर वीक भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है। बाहर कैसी है, वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म, वीक भी है नॉन यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड और वीक होती जाएगी, लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बार मैग्नेट जैसा आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे सर यहाँ पे पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप यहां खड़े होके देखो और आप सोचो आपको करंट कैसा दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा। तो हमें करंट की पहले डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि हमने यहाँ पे कुछ करंट दिया है इस तरीके से, यहाँ पे हमने करंट दिया है आई ऐसे, तो यहाँ पे करंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर।
इस तरीके से आपको करंट नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें हर जगह आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा करंट, यानी कि अगर आप यहां से देखोगे तो आपको करंट क्लॉक दिख रहा है या एंटी क्लॉक? सोचो यहां से करंट आपको कैसा दिख रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? अगर आप यहां से देखने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली जब आप यहां से देखोगे आपको करंट ऐसे दिख रहा है, क्लॉक दिख रहा है। क्लॉक का मतलब है अगर आपको यहां से करंट क्लॉक दिख रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो यहां पे साउथ पोल है, ठीक है ना। यहां पे आप कौन सा पोल बता सकते हो? अगर आपको यहां पे देख रहा है कैसा, यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज तो आप बोलोगे यहां पे साउथ पोल है, ठीक है। इसको अलग कलर से दिखा देता हूं थोड़ा सा जो आपको विजिबल हो। यहां पे आप बोलोगे यहां पे साउथ पोल है। क्यों साउथ पोल है? क्योंकि आपको यहां से करंट क्लॉक दिख रहा है। यहां से ऑब्जर्व करो, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एंटी क्लॉक दिखेगा, यानी कि यहां पे करंट, यहां पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, ठीक है। यहां पे आपका पोल साउथ बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा। यहां से करंट आपको कैसा नजर आएगा? यहां से करंट आपको एंटी क्लॉक नजर आ रहा है, यहां से करंट आपको क्लॉक नजर आ रहा है, यानी कि यहां नॉर्थ पोल और वहां पे साउथ पोल। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई डायरेक्शन भी होगी। वो कैसे फ्लो करती है? वो हमेशा फ्लो करती है इनसाइड साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होंगी। कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपको कैसी नजर आएंगी? इस डायरेक्शन में नजर आएंगी, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कैसी नजर आएंगी? ऐसी जाती हुई दिखेंगी। कौन सी डायरेक्शन में नजर आ रही है आपको? देख रहे हो ये साउथ से नॉर्थ जा रही है। और आउटसाइड कैसे जाएंगी? जैसे बार मैग्नेट में होता है, नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड जा रही है ये नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड जा रही है साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड जो इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है। यानी कि मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ, जो हमने यहाँ इनसाइड लिखा था इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना। इनसाइड जो इसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ। इनसाइड जो फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। और बाहर कैसे जा रही है? आउटसाइड कैसे जा रही है? आउटसाइड इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सोलेनॉइड को हम कंसीडर कर सकते हैं आइडेंटिकल टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की भी कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होती थी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है ना। ये बार 12th में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ ड्रॉपर्स हैं तो उन सब ने ये चीजें पढ़ी होंगी पहले, तो ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मेरी ऐसे है, ठीक है ना। इनसाइड मेरी इधर है, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ है, और आउटसाइड मेरी नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। डन। ये कुछ बात हमें समझ में आ गई। इसका पैटर्न है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न देख लिया। दिस इज अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें ये चीज तो समझ में आ गई। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि क्या मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ से ये इजिली आ सकता है। तो मैं दो चीजें बताऊंगा, बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मैं पूरी डेरिवेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बताऊंगा कि कैसे उसने निकाला था। मतलब हम डिस्कस करेंगे, बट मेन है इसका रिजल्ट याद रखना। यानी कि इसका डेरिवेशन अगर हम ध्यान से देखें जो हम लोगों के सिलेबस में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डेरिवेशन जो इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन है वो बेस्ड ऑन एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आपसे कोई डेरिवेशन ना पूछे, पर आप लोगों से ये पूछ ले कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ से आया, ये कैसे आया, हमने कैसे निकाला, तो आप कह सकते हो एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ की एप्लीकेशन से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि भाई जैसे हमने यहाँ पे लूप कंसीडर किया था, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो हमने ऐसे लूप कंसीडर किया था कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारी, सॉरी ऐसे मेरा सोलेनॉइड है। सबसे पहले यहाँ पे सोलेनॉइड एक बार बना देता हूँ मैं। इस तरीके से हमने कुछ सोलेनॉइड कंसीडर किया, राइट, है ना। और थोड़ा सा इसको अच्छे से फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ओके, इस तरीके से ये हमारा सोलेनॉइड है जैसा कि हमें नजर आ रहा है, और इसमें कुछ करंट जा रहा है। फिर से दोबारा से इसमें करंट ले लेते हैं। मान लो आपको पता है यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, इस तरीके से, सिर्फ करंट को भी मैं दिखा रहा हूँ। ये करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट से करंट एंटर करेगा। यहाँ इन पॉइंट से करंट, क्रॉस बना रहा हूँ मैं, क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ जो ये क्रॉस बना रहा हूँ इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है,
प्लीज रिमेंबर यहाँ क्रॉस का मतलब है यहाँ से करंट इनटू द पेज एंटर कर रहा है। तो आप इन क्रॉस को देख सकते हो, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। ये क्रॉस जो भी मैं बना रहा हूं इनका मतलब है यहाँ से करंट इनटू द पेज एंटर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से करंट क्या कर रहा है, इनटू द पेज एंटर कर रहा है। और यहाँ पे डॉट बना देता हूँ, यहाँ से करंट आउटवर्ड आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है, प्लीज रिमेंबर। इसका मतलब है यहाँ से करंट आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है ना। यहाँ पे ऐसे क्रॉस दिखा दिए, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और वहां से करंट बाहर आ रहा है। मतलब यहाँ सोलोनॉइड में अंदर की तरफ एंटर कर रहा है और ऐसे घूम के आ रहा होगा ना करंट, ऐसे ऐसे, जैसे कि ये सोलोनॉइड है, ऐसे 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 जा रहा होगा। यानी कि यहाँ पे करंट, यहाँ से करंट कैसे जा रहा है, ऐसे वायर में अंदर, और नीचे से क्या आ रहा है, बाहर। फिर यहाँ जा रहा है अंदर, फिर यहाँ से आ रहा है बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे हो रहा होगा ना सोलोनॉइड में, ठीक है। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सा एक स्क्वायर लूप बना लेते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर सा लूप बना लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लूप बना लेते हैं और हमें पता है अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ यूनिफॉर्म मान लेते हैं और आइडियल सोलेनॉइड में बाहर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, फॉर आइडियल सोलेनॉइड बाहर बहुत वीक फील्ड थी ना, इसको हम जीरो मानते हैं। बी आउटसाइड ऑलमोस्ट जीरो, वैसे जीरो होती नहीं है पर हम जीरो मान लेते हैं क्योंकि बहुत वीक फील्ड थी, इसलिए उसको हम जीरो एज्यूम कर रहे हैं। और इनसाइड अगर आप ध्यान से देखोगे, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है हमने यूनिफॉर्म मानी है, यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है। इनसाइड अगर हम ध्यान से देखेंगे सोलेनॉइड के अंदर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मान ली है, ठीक है। तो यहाँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारा लॉ आ जाएगा। और इसमें अब हम इस लूप को कोई डायरेक्शन दे देंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में लूप को एक डायरेक्शन दी जाती थी, तो यहाँ हम लूप को कुछ ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ऐसे लूप को हम एक डायरेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे मैं पिंक कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ लूप को मैंने ये डायरेक्शन देते थे ना, लूप को एक डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैंने लूप को भी ऐसी डायरेक्शन दे दी। तो यहाँ से बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बाहर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं और यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यानी कि बी डॉट डी एल सिर्फ इस लेंथ से मिलेगा। इस लूप की लेंथ को अगर मैंने एल ले रखा है, स्क्वायर लूप ले रखा है, अगर इसकी लेंथ को मैंने कितना ले रखा है, एल ले रखा है, तो यहाँ से सिर्फ बी डी एल मिलेगा मुझे, और ये बी इंटू एल मिल जाएगा मुझे म्यू नॉट आई। अब आई कैसे निकलेगा, इसके अंदर टोटल करंट कितना है, आई निकालने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा टोटल करंट कितना है। और टोटल करंट के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्न्स मानने पड़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कुछ एज्यूम करने पड़ेंगे, लेट अस से n। और यहाँ स्मॉल n को मैं लिख दूंगा टोटल टर्न्स बाय टोटल लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे स्मॉल n का मतलब है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल n कह रहे हैं, ठीक है। तो इस लूप के अंदर जो टोटल टर्न्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इसके अंदर जो टोटल टर्न्स होंगे हमें वो चाहिए, क्योंकि एक जितनी बार करंट यहाँ एंटर करेगा मुझे वो सारे करंट्स ऐड करने हैं। हमें आई इनसाइड चाहिए होता है, कितना करंट इस लूप के अंदर से जा रहा है। देखो यहाँ से भी करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से भी 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 अंदर जा रहा है, पर कितनी बार अंदर जा रहा है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये कितनी बार अंदर जा रहा है। यहाँ पे n का मतलब मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये L है। यानी कि यहाँ पे कितनी बार करंट अंदर जाएगा, यहाँ पे कितनी बार करंट अंदर जाएगा, वो आपको जाएगा n टाइम्स L, ठीक है ना। इतनी बार यहाँ पे करंट अंदर जाएगा टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट कितना है मेरा I, ये आ जाएगा B इंटू एल के बराबर, L से L कट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट एन आई। तो ये इसका डेरिवेशन होता है जो आप CBSE में करते हो, बट आई थिंक अभी इतना रेलिवेंट नहीं है, आपको तो जस्ट पता होना चाहिए कि ये करा कैसे है। आपने यहाँ पे एक लूप माना है, सिर्फ इससे आपको क्या मिला है, BDL मिला है। यहाँ से क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर में जीरो होता है। आप देखो लूप ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वो ऊपर जा रहा है, तो यानी कि इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और L दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए BL और म्यू नॉट आई इनसाइड कैसे निकालेंगे, यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से अंदर, कितनी बार अंदर जा रहा है, n मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, अगर मैं इसमें L मल्टीप्लाई कर दूं तो इतनी बार करंट अंदर जा रहा है, तो टोटल करंट हो जाएगा NL, मतलब इतनी बार करंट अंदर जा रहा है इनटू एक करंट, यानी कि I अंदर जा रहा है, I अंदर जा रहा है, I कितनी बार अंदर जा रहा है, N इंटू एल टाइम्स। तो ये हमारा म्यू नॉट NI आ जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला था
ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेरिवेशन का ज्यादा समझ में नहीं भी आए और याद ना भी रहे तो आप लोगों को याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड होती है यहां से म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। एन का मतलब यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, टर्न्स पर यूनिट लेंथ को ही हम एन कहते हैं। और आई का मतलब है करंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनोइड में, और म्यू तो आपको पता ही है परमिएबिलिटी है। अब अंदर कोई मीडियम नहीं है इसलिए हम म्यू नॉट लिख रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई रॉड डाल देंगे तो यहां पे परमिएबिलिटी बदल जाएगी, याद रखना। हम आयरन डालते हैं ना तो ये म्यू बढ़ जाता है ना। आयरन डालने पे यहाँ म्यू की जगह म्यू आर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, म्यू नॉट पे एक म्यू आर मल्टीप्लाई करना होता है और फील्ड और ज्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल डालने से फील्ड बढ़ भी सकती है, कुछ से घट भी सकती है। यहाँ पे अगर हम आयरन डालते हैं तो बढ़ जाती है, आयरन डालने पे यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, याद रखना। यहाँ पे म्यू नॉट है यानी कि हम वैक्यूम में रख रहे हैं, अंदर कोई रॉड नहीं डाली, ठीक है ना। रॉड डालेंगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी अगर हमने आयरन रॉड या कुछ ऐसा मटेरियल ले लिया, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन देखनी है तो आप यहां देख सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मुझे लगता है इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो वो ये है। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आता है तो ये सवाल देख सकते हो। सवाल में कह रहा है अ लॉन्ग सोलेनोइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे 200 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, क्यों ना हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो यहां से आ जाएगा 200 टर्न्स पर 10 की पावर -2 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर में यही होता है, तो यहाँ 2000 टर्न्स पर मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरी स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी, टर्न्स पर मीटर। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये डालना होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है करंट है 2.5 एम्पियर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? म्यू नॉट एन आई। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम म्यू नॉट की जगह डाल सकते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की जगह डालेंगे 2 इंटू 10 की पावर 4 और यहाँ से आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2.5। सो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 2.5 इंटू 2 ये हो गया 5 इंटू 4 ये हो गया 20 और इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 62.8 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 6.28 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसी को टेस्ला भी कहते हैं, ओके। वेबर आपको एक ये यूनिट दिखेगी, डब्ल्यू भी आप देख रहे हो बार बार, इसको बोलते हैं वेबर, ठीक है ना। यहाँ पे आप डब्ल्यू भी देख रहे होगे, इसको बोलते हैं वेबर। ये फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, बट आप याद रखना ये जो यहाँ पे यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड ही है। इसी को टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है ना। टेस्ला भी ये डब्ल्यू बी बाई मीटर स्क्वायर टेस्ला ही है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ यूनिट क्या है, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट बिकम्स डबल फॉर एनी सोलेनोइड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर रहा है और करंट को भी डबल कर रहा है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, कितना था? म्यू नॉट एन आई। तो अगर आप एन को भी डबल कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी डबल हो जाएगी, और करंट भी आप डबल कर दोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। बी डैश अगर आप ध्यान से देखोगे 2n इंटू 2i यानी कि 4 टाइम्स म्यू एन आई हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के जो पहले थी, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो हमने डेरिवेशन की है बिल्कुल आइडियल सोलेनोइड के लिए की है। यहां पे जो भी मैंने डेरिवेशन अभी आपको बताई थी, दिस इज फॉर आइडियल सोलेनोइड, बिल्कुल आइडियल केस। म्यू नॉट एन आई हम ले रहे हैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान रहे हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम 0 मान रहे हैं, बाहर क्या मान रहे हैं? 0, और अंदर यूनिफॉर्म मान रहे हैं। बट रियलिटी में जो इसकी डेरिवेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं रियलिटी में इसको जब हम डिराइव करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। मैं इसको यहां दिखा देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। रियलिटी में जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तो अलग तरीके से होती है, इसको सर्कुलर लूप के हिसाब से करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला, अगेन डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट, एनसीईआरटी में तो ये वाला फॉर्मूला दिया भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि इस तरीके से मान लो हमारा ये सोलेनोइड है,
ठीक है ना। इस तरीके से हम मान लेते हैं ये हमारा एक सोलेनॉइड है और ये फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, बहुत लंबी लेंथ नहीं है। यहाँ पे रियलिटी में जो हम सोलेनॉइड की लेंथ ले रहे हैं ना, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा सोलेनॉइड ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत लंबा सोलेनॉइड ले रहे हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेंथ का ले रहे हैं, पर रियलिटी में तो सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट नहीं हो सकती ना। और जो हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म मान रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर के पास होती है। एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया है किनारे पे पहुंचते पहुंचते फील्ड कम भी होती है, यानी कि यहां मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है। अगर हम रियलिटी में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर मैं यहां आसपास देखूं तो ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है ना, पर जैसे जैसे कॉर्नर पे जाता हूं वो डिक्रीज होती जाती है। तो हमें यही समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है और रियल फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो आता कैसे है। पहली बात, यहाँ पे हम सर्कुलर लूप की वजह से इंटीग्रेशन कर करके निकालते हैं, ठीक है, और आप लोगों को तो इतना नहीं करना, सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे कहीं यहाँ पे निकालनी है, मानो मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है, मुझे जहां पे भी फील्ड निकालनी है मैं इसका एंड पॉइंट से एंगल देख लेता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना। एंड पॉइंट से क्या देख लेता हूँ, इन दोनों एंगल्स को देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों एंगल्स की बात अगर हम करेंगे तो इन दोनों एंगल्स को देखने की हम कोशिश करते हैं। कौन कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एक बार ये वाला एंगल देख लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ θ1 और इस वाले एंगल को बोल देता हूँ θ2, ठीक है ना। एक एंगल ये वाला हो गया θ1, ये वाला एंगल कितना हो गया अगर हम ध्यान से देखेंगे θ2। अब आप खुद सोचो, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो गई, अगर इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तो θ1 कम होता जाएगा। जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाते जाओगे θ1 कम होता जाएगा, जितनी ज्यादा आप यहाँ लेंथ बढ़ाते जाओगे θ2 कम होता जाएगा। यानी कि अगर इनफाइनाइट होता तो θ1 θ2 यहाँ पे 0 डिग्री होते। देखो अगर आपकी लेंथ छोटी है, अगर मेरी लेंथ यहाँ तक ही है तो θ1 आपका बड़ा एंगल होगा, जितना मैं दूर जाता जाऊंगा θ1 कम होता जाएगा, है ना, जितना मैं दूर जाता जाऊंगा θ1 कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं पहले आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊं तो वो ये सिंपल है, वो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, यहां से आएगा cos θ1 प्लस cos θ2, cos θ1 प्लस cos θ2, ठीक है ना। cos θ1 प्लस cos θ2 आप यहां से लिख सकते हो। यानी कि अगर आप इनफाइनाइट की बात करोगे, फॉर इनफाइनाइट लेंथ की अगर हम बात करेंगे, यानी कि आइडियल सोलेनॉइड की बात करेंगे, आइडियल सोलेनॉइड में ही इनफाइनाइट लेंथ अगर हम ध्यान से कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे मेरा θ1 θ2 दोनों कितना हो जाता है 0 डिग्री, यानी कि b कितना हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 और ऊपर आ जाता है 1 + 1, यानी कि ये सिंपली म्यू नॉट एन आई हो जाता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। पर अब अगर आप कहो कि सर मुझे एंड पॉइंट पे निकालना है, यानी कि सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे सोलेनॉइड है और आप किसी एंड पे आ जाओ, ठीक है, आप सोलेनॉइड के किसी एंड पे आ जाओ, आपने बोला कि सर अगर हम यहां निकालना चाहते हैं एक्सिस पे, यहाँ एंड पॉइंट पे आ जाते हैं सोलेनॉइड के, तो यहाँ पे आपका θ1 तो कितना हो जाएगा, और इनफाइनाइट लेंथ है ना, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, बहुत लार्ज है, ठीक है ना, एल क्या है, लार्ज ले रहे हैं, मतलब एक साइड से इनफाइनाइट हो गया, एक तरीके से सेमी इनफाइनाइट हो गया, कि यहाँ से राइट साइड तो इनफाइनाइट लेंथ है और लेफ्ट साइड 0 है। अगर आप देखो ध्यान से, ये लेंथ को छोटा करते जाओगे θ2 बढ़ता जाएगा, θ2 यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इस सोलेनॉइड की लेंथ कम करते जाओगे लेफ्ट वाली तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और राइट साइड से बढ़ाता जाओगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये वाला एंगल θ1, यहाँ पे θ1 हो जाएगा आपका π/2 और θ2 आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि एट एंड पॉइंट, ठीक है ना, एट एंड पॉइंट अगर हम एंड पॉइंट पे देखेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कितनी नजर आएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और cos π/2 प्लस cos 0, यानी कि हाफ हो जाएगी सेंटर से, ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। यानी कि आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे, चाहे हम कोई भी सोलेनॉइड लें, इसके एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई नहीं होती, सेंटर पे मैक्सिमम होती है, कॉर्नर की तरफ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, ठीक है ना। यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, और जैसे ही आप कॉर्नर पे पहुंचोगे सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे तो यहाँ पे फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, ये बात आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स पॉइंट, एट एंड पॉइंट्स, जो भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं, इज
हाफ ऑफ फील्ड एट सेंटर, ठीक है ना, सेंटर से ये बिल्कुल हाफ हो जाएगी। आइडियल सोलेनोइड ले रहे हैं यानी कि हम इसकी जो लेंथ ले रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ी लेके चल रहे हैं। अगर आइडियल नहीं लोगे तो आप θ1 θ2 कैलकुलेट करके कर सकते हो, बट आइडियल सोलेनोइड ले रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ का ले रहे हैं। यानी कि अगर आपसे ग्राफ भी पूछ से इस तरीके से, कभी कभी ग्राफ भी बोल देता है, वो बोलता है कि ऐसे एक सोलेनोइड हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लो इस तरीके से हमारा कि ये सोलेनोइड है, ठीक है ना, ये हमारा सोलेनोइड है और ये डिस्टेंस है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोलेनोइड पे, मैक्सिमम। सेंटर पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे फील्ड हमारी बहुत ज्यादा है और एंड पॉइंट पे जाते जाते फील्ड क्या हो जाती है, कम। डिस्टेंस के साथ हम बना रहे हैं, है ना, इसको हम x और इसको माइनस x एक्सिस ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम होती है, सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, यानी कि कॉर्नर पे जाते जाते आपकी फील्ड कम हो जाती है। जैसे जैसे आप कॉर्नर पे जाओगे आपकी फील्ड कम हो जाएगी। सेंटर पे होगी आपकी म्यू नॉट एन आई, और जैसे ही आप कॉर्नर पे जाओगे हाफ हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाय 2, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और इधर जा रहे हैं तो हाफ हो गई, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, कॉर्नर पे जाते जाते कम हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हम मैक्सिमम लेते हैं सोलेनोइड पे। तो आप ये चाहें तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है ये फॉर्मूला, कई जगह ये sin θ1 sin θ2 की टर्म्स में दिख सकता है, पर अगर sin थीटा ले रहे हो तो आपको एंगल y एक्सिस से लेना है। हमने एंगल x एक्सिस से लिया, हम cos θ1 प्लस cos θ2 लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखना, सिंपल है, यहां से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सोलेनोइड के बाद आता है टोरॉइड। सोलेनोइड के बाद क्या आता है, टोरॉइड। सोलेनोइड जैसा ही है, सोलेनोइड जैसा ही है, बस सोलेनोइड को हम क्या देख रहे थे, जैसे ऐसे देख रहे थे सोलेनोइड, इस सोलेनोइड के दोनों एंड पॉइंट को ऐसे पकड़ के मैं मिला दूं, यानी कि टोरॉइड में क्या होता है, सोलेनोइड जैसा ही है, बस इसको क्या करते हैं, ऐसे दोनों एंड पॉइंट को मिला देते हैं, एक एंड पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट और ऐसे मिला देते हैं। यानी कि जैसे हमने अभी सोलेनोइड देखा था, ठीक है ना, ये हमारा सोलेनोइड था, है ना, इस तरीके से था, इसको यहां लिया और इसको यहां लिया, इन दोनों एंड पॉइंट को ऐसे मिला दो, एक स्प्रिंग ऐसा सा बना दो, तो टोरॉइड बन जाता है। यानी कि अगर मैं टोरॉइड दिखाऊं तो पहले इसको एक कोर पे लपेट के दिखाता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा देखने में। जैसे डोनट होता है ना, बिल्कुल ऐसा सा नजर आएगा आपको। अभी दिखाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे एक डोनट सा बना देता हूँ, देखने में आपको मजा आएगा। और मोटा बनाते हैं, ठीक है। इसके आसपास हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं अब, ठीक है। इसके आसपास अब हम क्या करेंगे, हम वायर की वाइंडिंग करेंगे, इसके बिल्कुल आसपास हम वाइंडिंग करना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, इसका इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा। ध्यान से देखते हैं, इसका एक इनर रेडियस क्या है, मान लो इसका इनर रेडियस है R1 और इसका आउटर रेडियस कितना ले लिया हमने, R2। इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस हमने कुछ ले लिया R2। इसके आसपास वाइंडिंग करते हैं वायर की। कैसे वाइंडिंग करेंगे, अब देखना ध्यान से, हम इसके ऊपर वायर को लपेटते हैं, यहां से हम एक जगह से वायर को लपेटना चालू करते हैं ऐसे, ठीक है। ये कलर अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम वायर को लपेटेंगे, फिर यहां से आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आएंगे, फिर यहां से, एक सेकेंड इधर से दिखा देता हूँ, ये रेडियस इसका R2 है, मान लो ऐसे वायर ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये वायर को लाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ये वायर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, स्प्रिंग जैसा है बट इसके आसपास रैप किया गया है, स्प्रिंग को इसके आसपास रैप किया गया है। इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। ऐसा सा एक सिस्टम है, इसको हम क्या बोलेंगे अभी, टोरॉइड कहेंगे। देख सकते हो, जस्ट डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बनाया इसलिए जा रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आए इसको रैपिंग कैसे की गई है, ठीक है ना, इसको रैपिंग इस तरीके से की गई है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक टोरॉइड कहलाता है। इसमें अगर मान लो हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि कुछ करंट पास कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे हम करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन नजर आएगी, ठीक है, इस तरीके से आपको करंट नजर आएगा, ऐसे कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ से करंट एक तरफ से एंटर किया, एक तरफ से एग्जिट करेगा, ठीक है, यहाँ से फिर एग्जिट करेगा, यहाँ से एंटर कर रहा है तो दूसरी साइड से एग्जिट करेगा, ओके।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट इनटू द पेज, इनटू द पेज, इनटू द पेज, इनटू द पेज ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्रॉस क्रॉस बना रहे हैं। यहाँ पे आउट ऑफ द पेज आप दिखा सकते हो, तो यहाँ से आउट ऑफ द पेज दिखा सकते हो। ये बिल्कुल सोलेनोइड की तरह है। जैसे सोलेनोइड के सिर्फ अंदर होता था ना, स्प्रिंग के अंदर करंट होता, स्प्रिंग के अंदर फील्ड होती थी, यहाँ भी इस रीजन में और इस बाहर वाले रीजन में कोई फील्ड नहीं होगी। यहाँ पे आप एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा के भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ से एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाओगे तो एक बार आप ये लूप ले सकते हो। इस लूप के अंदर आपको क्या दिखेगा, नो फील्ड, बी जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे एम्पीरियन लूप लगाओगे पूरा, आप कहोगे सर यहाँ तो करंट है, यहाँ से भी करंट जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, पर जितना करंट यहाँ इनटू द पेज जाएगा उतना ही करंट यहाँ से आउट ऑफ द पेज आएगा। जितना करंट यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है ना, अगर यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, एक जगह से अंदर जा रहा है, एक जगह से बाहर आ रहा है, अगर आप बाहर वाले लूप में भी देखोगे टोटल करंट जीरो होगा, तो बाहर वाले में भी आई इनसाइड जीरो हो जाएगा, टोटल करंट जीरो हो जाएगा। तो बाहर भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, बाहर भी टोटल करंट जीरो है, तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में नहीं हो सकती, बाहर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस ऑरेंज वाले रीजन में यानी सोलेनोइड टोरॉइड के अंदर ही होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टोरॉइड के अंदर ही होगी, इस रीजन में नहीं है। क्यों? अगर आप यहाँ एम्पीरियन लूप बनाओगे, इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है। करंट तो सिर्फ यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, देखो ना, ऐसे लूप में अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना। यहाँ से आप अंदर की तरफ डाल रहे हो करंट और फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। ऐसी तो वाइंडिंग की हुई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ फील्ड इतने रीजन में होगी। और इतने रीजन में भी अगर मैं यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाऊंगा इस तरीके से, अगर आप यहाँ एम्पीरियन लूप लगाओगे, अब आप देख सकते हो इस ब्लू कलर के लूप में, मान लो इस ब्लू कलर का जो रेडियस है, मैंने स्मॉल आर ले लिया, इसके अंदर करंट सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन में नजर आएगा, या तो इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, यानी कि इसके अंदर टोटल करंट जीरो नहीं है, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई, ठीक है, जो भी टोटल करंट है अंदर, म्यू नॉट आई और इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी एन का मतलब यहाँ पे होगा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, इसका मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। ये मेरा टोटल करंट हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटू टू पाई आर। एक्चुअली यहाँ पे वही एम्पीरियन लूप लग रहा है, बी डॉट डी एल को हम यहाँ से म्यू नॉट आई इनसाइड लिख रहे हैं, और जो करंट है इस ब्लू वाले लूप में वो ये टोटल करंट है, यहाँ से जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए म्यू नॉट एन आई आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर। टू पाई आर एक सरकमफ्रेंस है, यानी कि लेंथ की तरह है, यानी कि यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही रहता है, कुछ नया नहीं है, म्यू नॉट एन आई ही है। यहाँ पे n डिवाइडेड बाई टू पाई आर को ही हम लोगों ने कंसीडर क्या किया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर होता है रियलिटी में, बट आप ये भी ले सकते हैं, म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते हैं अगर आपको n डायरेक्टली दे दिया जाए। अदरवाइज आप बोलोगे सर r क्या है, r1 है या r2 है, आप यहां से r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे r कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको r कह सकते हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, और सिर्फ इतने रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पे भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक लूप्स मिलेंगे, ऐसे लूप्स मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, यूनिफॉर्म टाइप मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम इसके अंदर भी, ठीक है ना, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगी। ओके, क्लियर है। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है। ओके, इसमें आपको नॉर्थ साउथ पोल नहीं दिखेगा, प्लीज रिमेंबर, इसमें वी डोंट हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल हेयर, वी डोंट गेट एन एंड एस पोल। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, सोलेनॉइड में मिल जाते थे, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पता था, बट यहाँ तो पूरी फील्ड ऐसे घूम गई है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ऐसे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे जरा नजर डालते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है अ करंट ऑफ 1/4 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ टोरॉइड, इट हैज 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस इज। तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है करंट है 1/4 एम्पेयर, वो फ्लो कर रहा है टोरॉइड से, ठीक है, और नंबर हमें दे रखे हैं 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वही फॉर्मूला आप लगा सकते हो, म्यू नॉट एन आई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷,
और ये 1000 दिया है, 10⁻³ हो जाएगा, ऐसा यूनिट में ही दिया है। और करंट दिया है 1/4 पाई एम्पियर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 10⁻⁻4 आ गया, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको कहा था ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, वहां पे अब हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। यहां पे अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो एक बात याद रखना, अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, उस पर फोर्स तभी लगता है जब वो मूव कर रहा हो, तभी लग सकता है, जरूरी नहीं है मूव कर रहा है तो लगेगा ही लगेगा, तभी लग सकता है अगर वो मूव कर रहा हो, अदरवाइज लग नहीं सकता। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में बैठा है आराम से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगता है, ठीक है। यहां पे अगर हम डिस्कशन करें फोर्स की, तो यहां पे आपको मैं फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं, ये हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, ये है चार्ज इंटू वी क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। फोर्स का जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल फॉर्मूला है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का, वो ये है। यहाँ पे आप आप ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे जो v का मतलब है वो है वेलोसिटी, यहाँ पे v का मतलब है वेलोसिटी और b का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स लगता है, अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स नहीं है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगता है, रेस्ट वाले पे नहीं। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तभी फोर्स लगेगा। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फोर्स की कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, मैं यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर देख लेता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, F = QVB साइन थीटा, ये आ जाएगा ना, QVB साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम फोर्स आपको जो मिलेगा वो कितना मिल सकता है, QVB। तो आपका मैक्सिमम फोर्स हो सकता है QVB, ओके। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम फोर्स 0 है ना, मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 फोर्स आपको कब मिल सकता है, या तो वेलोसिटी 0 हो तब मिनिमम फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वेक्टर v इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपका जो थीटा, सॉरी वेक्टर v, हाँ सॉरी यहाँ पे जो वेक्टर v है इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा हमारा 0 डिग्री और 180 डिग्री हो जाए, पैरेलल और एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए वहां पे। जैसे मान लो मेरा चार्ज पार्टिकल वो ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो ऐसे केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी कि मिनिमम फोर्स की कंडीशन, मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन, ये है मेरी मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन, और वो वाली मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे, मिनिमम फोर्स की कंडीशन। ये मिनिमम फोर्स की कंडीशन है, फोर्स मिनिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं लग सकता, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो भी फोर्स 0 हो सकता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे बैठा है, कोई फोर्स नहीं, मूव कर रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगा अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल ने देखा मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, वो भी इधर जाने लगा, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तब लगेगा जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे मूव करेगा, जब वो किसी एंगल पे मूव करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कोई एंगल हो तभी फोर्स लगेगा। अगर कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो फोर्स 0। हाँ, मैक्सिमम फोर्स कब, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और वेलोसिटी ये है, मान लो चार्ज पार्टिकल की, जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल है वेलोसिटी इधर है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है, ओके, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स क्रूशियल है जो मैंने बताए हैं। सो आज जस्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये नेक्स्ट यूनिट है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप इतना करें जितना मैंने आपको आज रिवाइज कराया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्या होमवर्क बनता है भैया, आज अपना होमवर्क बहुत
क्लियर है। आज हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात, उनसे रिलेटेड चीजों को करें, यानी कि हम पहले डीपीपी सॉल्व करें। घर पे आप जब डीपीपी ओपन करेंगे तो डीपीपी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं आज के कंसेप्ट से, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस मॉड्यूल की आप एक्सरसाइज नंबर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ आपको आज के इस लेक्चर के बाद करना है। मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं एकदम क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर, सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे पूरा प्रिपेयर्ड करके आएंगे, प्रिपरेशन के साथ उतरेंगे। रिवीजन करके उतरते हो ना तो भाई अलग ही मजा आता है। आज हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड भी किए हैं, आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड भी किए हैं। क्यों ना हम पढ़ के आए, अच्छे से रिवाइज करके आए अगले लेक्चर में, ताकि और ज्यादा मजा आए। तो तब तक के लिए मैं फिर से कहूंगा अलविदा, टेक केयर, सी यू सून। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।